स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट रीप्लान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करना, विकल्प बी क्षीण भूमि का पुनर्जनन, विकल्प सी प्लास्टिक अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में पुनर्चक्रित करना या विकल्प डी विस्थापित समुदायों का पुनर्वास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा शुरू की गई परियोजना रीप्लान का उद्देश्य पर्यावरण में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना है। रीप्लान का अर्थ है प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना। इस पहल में प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र करना, साफ करना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, नरम करना और उसका प्रसंस्करण करना शामिल है। इसका लक्ष्य 20:80 के अनुपात में उपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट को कपास फाइबर के टुकड़ों के साथ मिश्रित करके कैरी बैग तैयार करना है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 279A(4) के अंतर्गत परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों से सिफारिश करती है। तीसरा कथन है, संविधान का अनुच्छेद 246A GST परिषद को GST से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया, अतः कथन एक सही है। अनुच्छेद 279A(4) के अंतर्गत परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों से सिफारिश करती है, जैसे कि वस्तु एवं सेवाएं जो GST के अधीन है या जिन्हें छूट दी जा सकती है, अतः कथन 2 सही है। संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को GST पर कानून बनाने का साझा अधिकार देता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एंटीहिस्टामाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एंटीहिस्टामाइन दवा हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रोटीन की गतिविधि के विरुद्ध कार्य करती है, जो शरीर में एसिटाइल कोलाइन नामक पदार्थ के प्रभाव को अवरुद्ध करते हैं। दूसरा कथन है, H1 एंटीहिस्टामाइन का उपयोग मामूली एलर्जी के प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एंटीहिस्टामाइन दवा हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रोटीन की गतिविधि के विरुद्ध काम करती है, जो शरीर में हिस्टामाइन नामक पदार्थ के प्रभाव को अवरुद्ध करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। H1 एंटीहिस्टामाइन का उपयोग मामूली एलर्जी के प्रभावों को रोकने के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। एंटीहिस्टामाइन आम दवाएं हैं जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है। इनका उपयोग अल्पकालिक एलर्जी प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रास्फीति का माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुओं की कीमतें भी शामिल हैं। दूसरा कथन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के माध्यम से रिपोर्ट किए जाते हैं, जो वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी की खरीद की लागत की गणना करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो सही उत्तर इसका है विकल्प डी। हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रास्फीति का एक उपाय है। इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत अधिक अस्थिर होती हैं तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना होती है, अतः कथन एक सही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है, जो वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी खरीदने की लागत की गणना करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यापक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के परामर्श से की जाती है। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थिति को एक अद्वितीय मंच घोषित किया है। तीसरा कथन है, न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तो चलिए आइए जानते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के बारे में। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के परामर्श से की जाती है, अतः कथन एक सही है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थिति को एक अद्वितीय मंच के रूप में घोषित किया,
जिसे देश भर में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाने के लिए स्व प्रेरणा शक्तियों से संपन्न किया गया है, अतः कथन 2 सही है। न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण वास्तुकला यानी DEPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है DEPA के अंतर्गत दी गई सहमति स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट, स्पष्ट और निरस्त करने योग्य होगी। दूसरा कथन है गोपनीयता पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की परामर्श रिपोर्ट के बाद दूरसंचार क्षेत्र में भी DEPA लागू किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तो आइए जानते हैं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में। DEPA को गुड डेटा गवर्नेंस के लिए एक विकासशील और गतिशील ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। DEPA के अंतर्गत दी गई सहमति स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट, स्पष्ट और निरस्त करने योग्य होगी, अतः कथन 1 सही है। गोपनीयता पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की परामर्श रिपोर्ट के बाद दूरसंचार क्षेत्र में भी DEPA शुरू किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है ताकि अस्पतालों, बीमा कंपनियों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच मिल सके। दूसरा कथन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA कार्यान्वयन एजेंसी है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आइए जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। इसे सितंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है ताकि अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिल सके, अतः कथन 1 सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA कार्यान्वयन एजेंसी है, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा कथन है यह भारतीय और विदेशी अपराधियों की फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए एक राष्ट्रीय गोदाम के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी ताकि टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81 तथा गृह मंत्रालय टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर अपराध को अपराधियों से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके, अतः कथन 1 सही है। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय गोदाम के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है तापी पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिश गैस क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन है यह पाइपलाइन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन को सुगम बना सकती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में अफगानिस्तान ने तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू करने की घोषणा की है। यह 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऐतिहासिक परियोजना है। बता दें कि यह परियोजना 2018 में अफगानिस्तान में शुरू होने वाली थी, जो कि 2021 में तालिबान के सत्ता ग्रहण करने के बाद और विलंबित हो गई थी। तो आइए अब जानते हैं तापी पाइपलाइन के बारे में। यह एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसे तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिस गैस क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह पाइपलाइन लगभग 1814 किलोमीटर लंबी होगी और इससे प्रति वर्ष लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण इस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह पाइपलाइन कोयले के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती है, जो कोयले से चलने वाली ऊर्जा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन को सुगम बना सकती है, अतः कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह भारत और ओमान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य रॉयल ओमान वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हालिया खबरों के अनुसार ओमान में आयोजित होने वाले अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भारतीय वायुसेना के विमान भाग लेंगे। बता दें कि इस अभ्यास में वायुसेना के मिग-29, जगुआर और C-17 शामिल होंगे। यह अभ्यास का 7वां संस्करण है जो 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के मसीराह वायुसेना अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 के बारे में। यह भारत और ओमान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य सामरिक और परिचालन कौशल में सुधार करना और विभिन्न परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए दोनों वायुसेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाना है। साथ ही रॉयल ओमान वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, अतः कथन 2 सही है। ओमान फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में यमन, उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम में सऊदी अरब से लगती है। अगला प्रश्न है प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है समुद्र प्रताप भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। दूसरा कथन है यह पोत देश के समुद्री तट पर तेल अधिप्लाव की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तो आइए जान लेते हैं समुद्र प्रताप के बारे में। यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप है जिसका गोवा में जलावतरण किया गया। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL ने भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के लिए किया है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह पोत देश के समुद्री तट पर तेल अधिप्लाव की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, अतः कथन 2 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अफीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अफीम के पौधे से प्राप्त एक अत्यधिक व्यसनकारी गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है। दूसरा कथन है यह मार्फिन, कोडीन और हेरोइन जैसे स्वापक पदार्थों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है भारत में अफीम की कृषि पर सख्त प्रतिबंध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।